हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय की तैयारी करेंगे। 9वीं का सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में जो आपके अर्थशास्त्र है, ठीक है, अर्थशास्त्र है, उसके सारे प्रश्न उत्तर आज हम तैयार कर लेंगे, जिससे कि आपकी अर्थशास्त्र की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो अर्थशास्त्र के सभी प्रश्न उत्तर, तो अर्थशास्त्र में से 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न 4 नंबर में आएगा। तो इन सब की तैयारी आज हम कर लेंगे इस वीडियो से। इसके साथ ही यदि आपको सामाजिक विज्ञान की संपूर्ण तैयारी करनी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में देखकर कर सकते हो, और आप यदि इससे तैयारी करोगे तो आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, जनसंख्या वृद्धि का कारण गरीबी क्यों है? मतलब गरीबी है, इसके कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही। तो इसका उत्तर है, बढ़ती हुई जनसंख्या निर्धनता का मुख्य कारण हो सकती है, लेकिन निर्धनता और जनसंख्या एक दूसरे के पूरक है। जनसंख्या एक साधन है, उसे दायित्व न समझकर परिसंपत्ति बनाया जा सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण द्वारा गुणवत्ता लाई जा सकती है। ठीक है, तो हम जनसंख्या, यदि अधिक जनसंख्या तो भी उसका उपयोग करके हम गरीबी को हटा सकते हैं। तो बढ़ती हुई जनसंख्या निर्धनता का मुख्य कारण हो सकती है, लेकिन निर्धनता और जनसंख्या एक दूसरे के पूरक है। जनसंख्या एक साधन है, उसे दायित्व न समझकर परिसंपत्ति बनाया जा सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण द्वारा गुणवत्ता लाई जा सकती है। मतलब जो बढ़ी हुई जनसंख्या है, यदि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उन्हें शिक्षा अच्छी मिलेगी और उनको प्रशिक्षण मिल जाएगा, तो ये जनसंख्या भी एक संपत्ति बन जाएगी और सारे ही लोग जो है देश के विकास में काम करेंगे। इसके बाद है निर्धनता के प्रमुख कारण। तो यह प्रश्न अलग से भी आ सकता है कि निर्धनता के प्रमुख कारण लिखिए। तो इसका उत्तर है, इसमें पहला कारण है कृषि भूमि में कमी। निर्धनता का पहला कारण है कृषि भूमि में कमी। दूसरा है रोजगार के सीमित अवसर। तीसरा है शिक्षा की गुणवत्ता में कमी, और चौथा मानव संसाधन का पूर्ण उपयोग न होना आदि। कृषि भूमि में कमी, रोजगार के सीमित अवसर, शिक्षा की गुणवत्ता में कमी और मानव संसाधन का पूर्ण उपयोग न होना। इसके बाद अगला प्रश्न है, निर्धनता से क्या आशय है? निर्धनता से क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, निर्धनता से आशय जीवन के लिए न्यूनतम उपयोगी आवश्यकता की प्राप्ति के न होने से है। निर्धनता से आशय जीवन के लिए न्यूनतम उपयोगी आवश्यकता की प्राप्ति के न होने से, मतलब जीवन के लिए न्यूनतम उपयोगी जो आवश्यकता है, यदि वो भी पूरी नहीं हो पा रही, इसका मतलब है कि निर्धनता है। निर्धन की आमदनी इतनी कम होती है कि वे उससे अपनी सामान्य आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकते हैं। भारत में हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता की कमी आदि से भी समझा जा सकता है। तो सामाजिक जो वैज्ञानिक है, समाज वैज्ञानिक जो है, वो निर्धनता को किसके किसके द्वारा समझते, तो उनका मानना होता है कि निर्धनता का अर्थ है निरक्षरता का स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी हो जाना, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता की कमी आदि से भी समझा जा सकता है। तो निर्धनता का आशय हमें समझ में आ गया है। निर्धनता से आशय है जीवन के लिए न्यूनतम उपयोगी आवश्यकता की प्राप्ति के न होने से है। निर्धन की आमदनी इतनी कम होती है कि वे उससे अपनी सामान्य आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकते। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में निर्धनता उन्मूलन के उपायों को लिखिए। निर्धनता उन्मूलन मतलब निर्धनता अर्थात गरीबी को दूर करने के उपाय क्या क्या किए गए हैं भारत में, ये हमें बताना है। तो इसका उत्तर है, भारत में निर्धनता के लिए सरकार द्वारा बहुत सी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, ग्रामीण रोजगार सृजन 1995, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 1999, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज 2004 और अंत्योदय अन्न योजना आदि, ये सारी जो योजनाएं हैं वे सारी निर्धनता उन्मूलन मतलब निर्धनता दूर करने के लिए सारी योजनाएं चालू की गई हैं। तो भारत में निर्धनता के लिए सरकार द्वारा बहुत सी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993,
ग्रामीण रोजगार सृजन 1995, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 1999, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज 2004 और अंत्योदय अन्न योजना आदि। इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO क्या है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO क्या है? तो इसका उत्तर होगा, यह राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। ठीक है, तो यह एक सर्वेक्षण करने वाला संगठन है NSSO, और यह राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। इसका मुख्यालय दिल्ली फरीदाबाद में है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। यह 6 आंचलिक कार्यालयों, ठीक है, 6 आंचलिक कार्यालयों, 49 क्षेत्रीय कार्यालयों, 118 उप क्षेत्रीय कार्यालयों का नेटवर्क है जो पूरे देश में फैला हुआ है। यह NSSO द्वारा की जाने वाली सर्वेक्षणों के लिए प्राथमिक डाटा के संकलन के लिए जिम्मेदार है। तो NSSO जो है एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण का संगठन है। ठीक है, यह राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, और इसका बहुत सा नेटवर्क है। यह क्षेत्रीय कार्यालय भी है, इसके आंचलिक कार्यालय भी है, उप क्षेत्रीय कार्यालय भी है, क्योंकि इन कार्यालयों के द्वारा ही प्राथमिक डाटा इस सर्वेक्षण विभाग को प्राप्त होता है, जिससे कि सर्वेक्षण का कार्य पूरा होता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले समझ लेंगे प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। ठीक है, अर्थशास्त्र में यह है प्राथमिक क्षेत्रक किसे कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्रक किसे कहा जाता है और तृतीय क्षेत्रक क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं कृषि, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, खनन आदि आते हैं। ठीक है, मतलब ये वे कार्य हैं जिनके लिए किसी अलग दूसरे कार्य की आवश्यकता नहीं पड़ती या दूसरे संसाधन की आवश्यकता नहीं हो रही है। ठीक है, तो यह है कृषि, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, खनन आदि, ये सारे ही प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है द्वितीय क्षेत्रक में विनिर्माण जैसे उद्योग शामिल है, विनिर्माण जैसे उद्योग शामिल है। इसके बाद है तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सुविधाएं, व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, बीमा आदि शामिल है। तो तृतीय क्षेत्रक में सेवा क्षेत्र आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र आते हैं, और प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं कृषि, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन और खनन। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए था। इसके साथ ही आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। तो आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं जो देश के आय में वृद्धि करती है। ठीक है, आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं जो देश के आय में वृद्धि करती है। उदाहरण, माँ का विद्यालय में पढ़ाना आय का स्रोत है, तो ये आर्थिक क्रिया हो जाएगी। इसके बाद गैर आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं जो आय अर्जन के लिए नहीं की जाती बल्कि स्वयं के संतुष्ट और समाज कल्याण के लिए की जाती है। ठीक है, गैर आर्थिक क्रियाएं जो आय अर्जित करने के लिए, आय मतलब कमाई के लिए नहीं की जा रही बल्कि स्वयं की संतुष्टि और समाज कल्याण के लिए की जाती है, वे गैर आर्थिक क्रियाएं होती है। जैसे माँ का घर पर अपने बच्चों को पढ़ाना, ये गैर आर्थिक क्रियाएं हैं। जबकि वे क्रियाएं जो देश की आय में वृद्धि करती है वे आर्थिक क्रियाएं होती है, जैसे माँ का विद्यालय में पढ़ाने जाना। तो इस प्रकार आर्थिक और गैर आर्थिक क्रिया हम समझ सकते हैं, और इसके साथ ही प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक भी समझकर इसके उदाहरण पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कितनी बार वैकल्पिक प्रश्नों में भी ये उदाहरण आ जाते हैं, तो ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। इनको आपको याद अभी के अभी कर लेना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे 2-2 नंबर वाले प्रश्न और उत्तर। तो मानव पूंजी के निर्माण से क्या आशय है। पहला प्रश्न यहाँ पर है, मानव पूंजी के निर्माण से क्या आशय है। ठीक है, तो इसका उत्तर है, जब पूंजी को मानव पूंजी बनाने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के रूप में निवेश किया जाता है, तब जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार होता है और यह बड़ी संपत्ति बन जाती है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से हमें यह समझ लेना चाहिए, मानव पूंजी मतलब मानव को हम पूंजी बना रहे हैं, और मानव को पूंजी हम कब बना सकते हैं। ठीक है, मानव पूंजी कब होगा, जब उसमें कोई कुशलता होगी और देश के विकास में वो अपना योगदान दे पाएगा। तो ऐसा मानव कब पूंजी बन जाएगा, जब उसके पास अच्छी शिक्षा होगी। ठीक है, शिक्षा के द्वारा उसमें शैक्षिक विकास हो जाएगा।
ठीक है। इसके साथ ही यदि उसमें कोई कौशल होगा, ठीक है, कोई कुशलता उसने प्राप्त कर रखी हो, ठीक है। इसके साथ साथ हमें यह भी चाहिए कि उसका स्वास्थ्य अच्छा है, क्योंकि यदि उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो ही वह कार्य कर पाएगा और अपने जो है अपने विकास में पूरा योगदान दे पाएगा और देश के विकास में योगदान दे पाएगा, अपना कार्य अच्छे से कर पाएगा। उसके लिए उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। तो यदि इन सारी चीज़ों के द्वारा एक मानव को विकसित किया जाता है तो वही मानव पूंजी बन जाएगा देश के लिए। तो जब पूंजी को मानव पूंजी बनाने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के रूप में निवेश किया जाता है, तो ये निवेश किस में करेंगे हम? मानव में। तब जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार होता है, तो बहुत से मानव मिलकर जनसंख्या बन जाती है देश की और इनकी गुणवत्ता में सुधार हो जाएगा। यह एक बड़ी संपत्ति बन जाती है और यही मानव पूंजी कहलाती है। इसके बाद अगला है संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार उत्पादन की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार उत्पादन की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। तो यहाँ संसाधन के रूप में लोग मतलब लोग ही संसाधन है। यहाँ पर जिस प्रकार बाकी संसाधन होते हैं वैसे मानव भी एक संसाधन है। तो इसका उत्तर है कि जिस देश में शिक्षित, प्रशिक्षित तथा अधिक कार्य क्षमता वाले लोग तथा स्वस्थ श्रमिक होंगे उस देश के उत्पादन का स्तर ऊंचा होगा। ठीक है। जिस देश में शिक्षित, प्रशिक्षित तथा अधिक कार्य क्षमता वाले लोग तथा स्वस्थ श्रमिक होंगे उस देश का उत्पादन का स्तर ऊंचा होगा। इसके बाद तीसरा है मानव पूंजी अन्य संसाधनों से किस प्रकार श्रेष्ठ है। मानव पूंजी अन्य संसाधनों से किस प्रकार श्रेष्ठ है। तो इसका उत्तर होगा मानव पूंजी अन्य संसाधनों से श्रेष्ठ है क्योंकि अन्य संसाधनों का विकास केवल मनुष्य अपने कौशल और ज्ञान से कर सकता है। ठीक है। मानव पूंजी मतलब मानव पूंजी के रूप में बन गया है, उसमें इतनी कुशलता है, वह अन्य संसाधनों से किस प्रकार श्रेष्ठ है। जब मानव पूंजी बन गया तो वह भी एक संसाधन हो गया है और वह अन्य संसाधनों से किस प्रकार श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से श्रेष्ठ है कि जो मानव है वह अपनी कुशलता से अन्य संसाधनों का अभी उपयोग करता है और उनका विकास करता है, इसलिए वह अन्य संसाधनों से श्रेष्ठ है। इसके बाद अगला प्रश्न है मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। ठीक है। मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। तो इसका उत्तर होगा स्वास्थ्य और पोषण से मानव की शारीरिक क्षमताओं का विकास होता है। स्वास्थ्य और पोषण से मानव के शारीरिक क्षमताओं का विकास होता है क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ मन रहता है। उसमें कार्य करने की अधिक ऊर्जा, सामर्थ्य और शक्ति होती है। स्वस्थ व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वह मानव जीवन की समस्याओं से भी आसानी से लड़ सकता है। तो मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका हमने समझ ली है, इसको एक बार फिर से देख लेंगे। स्वास्थ्य और पोषण से मानव के शारीरिक क्षमताओं का विकास होता है क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ मन रहता है। उसमें कार्य करने की अधिक ऊर्जा, सामर्थ्य और शक्ति होती है। स्वस्थ व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वह मानव जीवन की समस्याओं से भी आसानी से लड़ सकता है। इस प्रकार मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की बहुत ही प्रमुख भूमिका होती क्योंकि वह यदि व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी वह पूंजी के रूप में कार्य कर पाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर बताइए। तो यह अंतर हमने इसके पहले भी देख लिया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। आर्थिक क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है। ठीक है। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना है। उदाहरण है आय अर्जित करने के लिए चाय की दुकान खोलना आर्थिक क्रिया में शामिल है। इसके बाद है गैर आर्थिक क्रिया जिसका उद्देश्य धन कमाने से नहीं है अपितु समाज कल्याण के लिए है। उदाहरण माँ द्वारा पुत्र की देखभाल करना गैर आर्थिक क्रिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं। सर्व शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है सरकार द्वारा 6 से 14 आयु वर्ष के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए है और इनको स्कूली जीवन की जो प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना ही इस जो है अभियान का उद्देश्य है। इसके बाद अगला है सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए अभियानों के नाम लिखे। तो सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से अभियान चलाए जा रहे हैं। तो इसका उत्तर है सर्व शिक्षा अभियान, सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लौटो शिविर, दोपहर के भोजन या मध्याह्न भोजन, ये सारे ही सरकार ने शिक्षा के विकास के लिए या शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए कदम हैं। इसके बाद है शिशु मृत्यु दर से क्या आशय है।
शिशु मृत्यु दर से क्या आशय है? तो इसका उत्तर है शिशु मृत्यु दर से आशय 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से है। 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से है। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका? तो इसके पहले हमने स्वास्थ्य की भूमिका देख ली थी, अब हम शिक्षा की भूमिका देखेंगे। तो इसका उत्तर है शिक्षा मानव के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। शिक्षा मानसिक क्षमता को बढ़ाती है। शिक्षा के माध्यम से देश के आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। शिक्षा से जीवन के मूल्य विकसित होते हैं। शिक्षा से अच्छी नौकरी और वेतन मिलता है। तो ये सारी ही शिक्षा की भूमिका है, क्योंकि मानव का जब पूंजी के रूप में निर्माण होता है तो उसके लिए हमें स्वास्थ्य भी चाहिए। ठीक है, स्वास्थ्य के साथ में उसमें शिक्षा भी होनी चाहिए। यदि वो शिक्षित होगा तो ही वह अपना विकास स्वयं का भी कर पाएगा और देश का विकास भी कर पाएगा। एक बार फिर से देख लेंगे, शिक्षा मानव के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। शिक्षा मानसिक क्षमता को बढ़ाती है। शिक्षा के माध्यम से देश के आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। शिक्षा से जीवन के मूल्य विकसित होते हैं। शिक्षा से अच्छी नौकरी और वेतन मिलता है। इसके बाद अगला है, जापान विकसित देश कैसे बना? जापान विकसित देश कैसे बना? तो इसका उत्तर होगा जापान ने मानव संसाधन पर निवेश किया। ठीक है, मानव संसाधन मतलब मानव का संसाधन के रूप में विकास करने पर निवेश किया। जापान के लोगों ने कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से यह देश विकसित देश बना। तो जापान में मानव संसाधन पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक विकास में मानव पूंजी निर्माण की क्या भूमिका है? कोई 2 कारण बताइए। तो इसका उत्तर होगा श्रम शक्ति में परिवर्तन और आय में वृद्धि। ठीक है, भारत के आर्थिक विकास में मानव पूंजी निर्माण की भूमिका के 2 कारण जो है श्रम शक्ति में परिवर्तन और आय में वृद्धि। 2 पॉइंट हमें याद रखने पड़ेंगे। तो श्रम शक्ति में परिवर्तन में हम लिखेंगे शिक्षा एवं प्रशिक्षण के द्वारा श्रम शक्ति में परिवर्तन लाया जा रहा है, इससे श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ेगी। और दूसरा है आय में वृद्धि। शिक्षित, स्वस्थ और प्रशिक्षित व्यक्ति किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की संपत्ति होते हैं। मानव कौशल, भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग करके अपने जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं। इससे आर्थिक समृद्धि मतलब आय में वृद्धि होती है। फिर से हम देख लेंगे श्रम शक्ति में परिवर्तन, आय में वृद्धि। तो हमें यहाँ पे कारण बताना है, मानव पूंजी निर्माण में, आर्थिक विकास में मानव पूंजी निर्माण की क्या भूमिका है। तो यह भूमिका है कि श्रम शक्ति में परिवर्तन, यदि हम मानव को अच्छी तरह से शिक्षित और प्रशिक्षित कर देंगे तो श्रम शक्ति में भी परिवर्तन ला सकते हैं और श्रमिकों की उत्पादकता इससे बढ़ जाएगी। आय में वृद्धि, यदि शिक्षित, स्वस्थ और प्रशिक्षित व्यक्ति होगा तो वह कुशलता से अपना कार्य करेगा और अपने कौशल का सही उपयोग करके वह अपनी आय में भी वृद्धि कर देगा। तो इस प्रकार से हमने अर्थशास्त्र की संपूर्ण तैयारी कर ली है, क्योंकि अर्थशास्त्र में से 2-2 नंबर के 2 प्रश्न और 4 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। तो इन सबकी हमने तैयारी कर ली है, ब्लूप्रिंट के अनुसार ही हम तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद एक वीडियो अलग से बनेगा जिसमें कि हम अर्थशास्त्र के वैकल्पिक प्रश्नों को भी तैयार कर लेंगे। इस प्रकार अर्थशास्त्र की 100% तैयारी हो जाएगी और सामाजिक विज्ञान के बाकी विषयों की भी इसी तरह से हम ब्लूप्रिंट के अनुसार तैयारी कर लेंगे, जिससे कि सामाजिक विज्ञान में हम 90 नंबर से ऊपर लेकर आए, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।